हम्म, हम लोग लास्ट यहाँ से चालू करना आज। हम्म। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं, इसके ऊपर হ্যাঁ। का पार्ट, इसके ऊपर से भी चालू करना। না স্যার 15 থেকে। হ্যাঁ, এইটা থেকে। आर्टिकल 15। আর্টিকেল 15। हाँ, এটা হয়ে গেছিল, ইকুয়ালিটি হয়ে গেছিল। आर्टिकल হুম। 15 থেকে स्टार्ट করবো। हाँ देखो, হ্যাঁ। तो यहाँ बोला प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन एंड एक्सेट्रा। ये एक्सेट्राटा इंपॉर्टेंट। ওকে। माने यहाँ बोल क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है कि किसी का भी हम रिलीजियन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, হুম। लेकिन रिलीजन के अलावा और भी बहुत सारा बेसिस है। माने कास्ट, হুম। हम ये नहीं बोल सकता तुम ब्लैक कलर का है, हम गोरा कलर का है, जाओ तुम्हारा बॉयकॉट, मतलब कलर। হুম। लैंग्वेज कि तुम तो बंगाली बोलते हैं, हम हिंदी भाषी है, जाओ तुम्हारा बॉयकॉट। ये सब नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन अब इसमें एक ही मेन बात रहेगा एक्सेप्शन का, कि अगर गवर्नमेंट जो फिर रिजर्वेशन बनाता है वो भी तो कास्ट बेसिस पे बना रहा है। हाँ। ST SC OBC बैकवर्ड হুম। माइनॉरिटी, तो वो गवर्नमेंट को अलाउ किया गया, वो एक्सेप्शन है। ठीक হুম। है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन पर्सन बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 15। मतलब यहाँ पे प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट अलाउ किया गया है হুম। रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशन एंड जॉब में, किसको? बैकवर्ड क्लास को। ठीक है, হুম। क्यों किया गया? क्योंकि हमारा प्रियम्बल बोलता है इक्वलिटी लाना है देश में, और जब यह बना था कॉन्स्टिट्यूशन तब इक्वालिटी नहीं था कंट्री में, बहुत ज्यादा रिलीजियन या कास्ट बेसिस को लेके भेदभाव था। হুম। तो उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट को ही एक्सेस दिया गया। ठीक है, ओके। तुमको बोले इस हाँ। स्टेटमेंट को इवेलुएट करो হুম। कि गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया कि वो बैकवर्ड হুম। कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब दे सकता है। तो यहां पे वही बताया कि आर्टिकल 15 पहले बोला गया है, बोला इंडिया में किसी भी सिटीजन का कोई भी वे में डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। काम का वर्ड इतना ही है पहले तो। হুম। अब कोई भी वे मतलब रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स माने जेंडर, प्लेस हाँ। ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम, হুম। डिसेबिलिटी के हिसाब से, ये सब बेसिस पे हम भेदभाव नहीं कर सकता। क्या चीज का भेदभाव नहीं कर सकता? किसी को दुकान, रेस्टोरेंट, होटल खोलने से मना नहीं कर सकता, कोई कुआं से पानी निकालना, कहीं पे घाट पे नहाना, कोई रोड या पब्लिक प्लेस में चलना या घूमना, ये सब मना नहीं कर सकते। ठीक है, হুম। अब इसका एक्सेप्शन दिया, लेकिन स्टेट को यानी गवर्नमेंट को ये पावर হুম। दिया कि वो लोग वुमेन और चिल्ड्रन के लिए प्रोविजन बना सकते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो ना, दिस पार्क इज अलाउड फॉर ओनली चिल्ड्रंस, হুম। तो फिर ये तो हुआ डिस्क्रिमिनेशन ना। देवराज और हाँ। नीरज बोल सकता है ना, कह रहे वाह হুম। लेडीज और वुमेन को घुसने दे रहा पार्क में, हम लोग को नहीं। तो ऊपर तो হুম। बोला है इंडिया में कोई भी जगह प्लेस घूमने फिरने से रोक नहीं सकते, हाँ। लेकिन यहां बोला ये गवर्नमेंट को अलाउ किया गया। ठीक है, इसके হুম। अलावा सोशली एंड एजुकेशनली जो लोग बैकवर्ड हैं उनके लिए प्रोविजन बनाने का परमिशन दिया गया गवर्नमेंट को। कास्ट वाइज शेड्यूल्ड कास्ट को या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कुछ बेनिफिट देने के लिए, उनको एडवांस करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम कर सकता है। तो यहां पे क्या बोला? नॉर्मली लॉ बोलता है लॉ में कोई तुम डिस्क्रिमिनेशन मत करो। ठीक है ना? हाँ सर। लेकिन इन 3 पॉइंट पे और ऊपर वुमेन और चिल्ड्रन जो बोला, वो गवर्नमेंट को परमिशन दिया गया कि आप उनको एडवांस करने के लिए आप नया नया प्रोविजन ला सकते। হুম। नेक्स्ट बोला आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वल। अब अगेन वही बात आएगा, पहले लॉ क्या बोल रहा है, आर्टिकल क्या बोल रहा है? इंडिया में किसी भी सिटीजन को आप कहीं হুম। पर भी जॉब देने से मना नहीं कर सकते,
इक्वालिटी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अंडर द स्टेट बोला है, लेकिन प्राइवेट को ये रिस्ट्रिक्शन, तुम प्राइवेट को नहीं बोल सकता कि तुमको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा, वो नियम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया। लेकिन अब फिर अगेन गवर्नमेंट को ये परमिशन दिया गया कि आप रिजर्वेशन सिस्टम ला सकते हो। देखो मना क्या किया है वो समझ एक लाइन में, सब जगह बोल रहे हैं रिलीजियन बेसिस पे, रेस, कास्ट, कास्ट बोला, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इनके बेसिस पे भेदभाव नहीं करने अलाउ किया गया, लेकिन इनके बेसिस पे भेदभाव बोला अलाउड है। बैकवर्ड क्लासेस को आप रिजर्वेशन कहीं पर भी दे सकते हो, तो अभी इसी को लेकर तो पूरा झगड़ा चल रहा है। यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन में दे दिया, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ विथ रिगार्ड टू क्लास और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ऑफिस में अगेन, अभी तुमको पता है कर्नाटका में बीच में एक झमेला उठा था कि प्राइवेट कंपनीज को बोला जा रहा था कि आप एसटी एससी या इनके लिए कोटा का सिस्टम बनाओ, या कर्नाटका का पब्लिक के लिए आप कोटा बनाओ कि मिनिमम 50% जॉब आप कर्नाटका के पब्लिक को दोगे। प्राइवेट कंपनीज भड़क गया था इसके ऊपर, तो वो लोग बोला नहीं मानेंगे हम तो ये बात, तो कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट भी बोला प्राइवेट कंपनी करेक्ट है, क्योंकि ये रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल है, स्टेट, मतलब गवर्नमेंट के यहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, स्टेट का मतलब हम पढ़ चुके हैं, वहां पर आप ये कोटा फोटा बनाओ, प्राइवेट को नहीं बोल सकते आप। तो यहाँ पे दो बात बोला, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ पास कर सकता है कि बैकवर्ड क्लास के लिए वो लोग कुछ रूल बने। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये बोल सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट के रेसिडेंट्स के लिए ये जॉब है, उनको अलाउ किया गया। हाँ, स्टेट बोल सकता है कि ये जो जॉब का वैकेंसी खुला है, इसके लिए आपका क्राइटेरिया होगा कि आप वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट हो। रेसिडेंट बोला, रेसिडेंट बोला, आप ये नहीं बोल सकते कि बंगाली इसको ही देंगे, या बिहार नहीं बोल सकते हम बिहारी इसको ही देंगे, महाराष्ट्र वाले नहीं बोल सकते मराठा को ही देंगे, ठीक है ना। आप रेसिडेंट बोल, आपके पास यहाँ का रेसिडेंट का वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तब आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए। अब आप कोई भी कास्ट को, ठीक है, ये बात अलाउ किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला भी मस्त केस लो बोला है, नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब रेसिडेंट्स एज क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। वहां का पार्लियामेंट ये किया कि वहां के रेसिडेंट को ही गवर्नमेंट सर्विस के लिए एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसको ओके बोला कि हाँ गवर्नमेंट ये कर सकता है। पार्लियामेंट कैन रिजर्व, देखो यहाँ पे किसको पावर दिया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, ये रूल कौन बना सकता है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बोला है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, पार्लियामेंट कैन रिजर्व सर्टेन पोस्ट इन आंध्र प्रदेश for the resident of the state, but it cannot reserve post in Telangana for the resident of Telangana only, which is part of the state. ठीक है। हाँ सर। Akshay was denied public employment on the ground of place of birth. Discuss the remedies available by Akshay under the provision of the Constitution of India. मतलब तेलंगाना सरकार ये नहीं बोल सकता ना कि तेलंगाना में जो पैदा हुआ उसको मिलेगा केवल, पैदा होने वाला कंडीशन नहीं, रहने वाला कंडीशन बोलो कि यहाँ रहता हो, यहाँ का रेसिडेंस के उसका प्रूफ हो, तो उसको यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना ऑप्शन है। हम ये नहीं बोल सकता ना कि वो यहाँ पे पैदा होने का सर्टिफिकेट लेकर है। तो यहाँ पे बोल रहे अक्षय नाम के एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट डिनाई कर दिया गया प्लेस ऑफ बर्थ के कारण। क्या अक्षय इसके लिए लड़ सकता है, अक्षय को इसका प्रोटेक्शन मिलेगा?
हाँ मिल सकता। बिल्कुल मिलेगा। प्लेस ऑफ बर्थ पे भेदभाव हो ही नहीं सकता। हम्म। तुम इंडिया में कहीं भी पैदा हुए हो, हाँ। अगर तुम्हारा वहां का, हाँ, रेसिडेंस वाला कंडीशन लगा सकते हैं, पैदा होने का नहीं। यहाँ पे बोला हम्म। प्लेस ऑफ बर्थ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मना किया गया है कि उस बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ सर। तो उसको यहाँ पे देखो क्या बोला, अक्षय कैन यूज द प्रोटेक्शन ऑफ दिस आर्टिकल एंड सीक रिड्रेसल, सॉल्यूशन मांग सकता है। अब यहाँ लिखा कैसे, अगेन वो वर्ड यूज किया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब पे भेदभाव नहीं हो सकता। तो इसमें प्लेस ऑफ बर्थ भी तो पॉइंट हो गया। हाँ। तो उसके बेसिस पे तो वो राइट है कि उसको मना नहीं कर सकते जॉब देने से आप। नेक्स्ट आ गया अथॉरिटी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप छुआछूत वाला भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 17 बोला। अनटचेबिलिटी मतलब होता है ना वो कि ये शूद्र हाँ। जाति का है, हम बुझे गए ब्राह्मण है, सर। वो शूद्र है, तो उस बेसिस पे उसको टच नहीं करना, कुआं में पानी नहीं पीना, वो सब नहीं कर सकते। ये तो कंप्लीटली बैन, इसमें तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं रखा। ठीक है ना। अनटचेबिलिटी में कोई एक्सेप्शन भी नहीं रखा है, क्या चाहिए, इस बेसिस पे हो सकता है, उस बेसिस पे हो सकता है, ना, हो ही नहीं सकता। ये पनिशेबल ऑफेंस रखा उल्टा कि अगर ऐसा कोई करता पकड़ा गया तो जेल, पेनल्टी, फाइन, बहुत कुछ होगा। और वो भी नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब अगर उसमें जेल का सजा है तो फिर जेल होगा, फाइन देके नहीं बच पाओ। 3 महीने तक का जेल रखा है इसमें। और कोई अनटचेबिलिटी प्रीच कर रहा है, तो एक आदमी अनटचेबिलिटी कर रहा है, हाँ। मतलब हम देवराज को बोला देवराज हमको छूना मत, या देवराज को छुआ हुआ पानी हम नहीं पिए, ये हम कर रहे हैं। और एक हम लोगों को बोल रहा है, प्रीच कर रहा है कि अनटचेबिलिटी मानना पड़ता है, उस जाति का लोग को नहीं मानना चाहिए, ये सब हम बोल रहे हैं, हम प्रीच कर रहे हैं। वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। तो खुद करना भी पनिशेबल ऑफेंस है, दूसरों को ये पाठ पढ़ाना भी पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये सब बात लिख के आने पे एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा बेटा। अब अनटचेबिलिटी लोग लिख देंगे, छुआछूत नहीं करना चाहिए, ये सब अलाउड नहीं है, पनिशेबल ऑफेंस है। अरे 2 टाइप का छुआछूत होता है, ये भी बोलो। ठीक है। करना और किसी को बोलना दोनों ही पनिशेबल है। कितना महीने का जेल? 3 महीने तक का जेल है, अप टू 3 मंथ। नेक्स्ट आर्टिकल 18 बोला एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखो अंग्रेजों के टाइम में राजा, महाराजा, प्रिंस, एम्परर, ये सब टाइटल दिया जाता था ना। हाँ लॉर्ड, ये जितने भी ब्रिटिशर्स जो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड ये, लॉर्ड वो, ये सब टाइटल बहुत दिया जाता था। हाँ। इंडिया में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो उसमें ये लिखा गया कि ऐसे अब इंडिया में टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। देख लो, उसके बाद किसी को राजा, महाराजा, प्रिंस, ये सब का पदवी नहीं मिलता। ठीक ना। तो ये बात हाँ यहाँ पे सर। बोला, नो टाइटल। या टाइटल का मतलब वो देवराज हाजरा वाला टाइटल नहीं, या नीरज जैन वाला टाइटल नहीं। यहाँ टाइटल का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, पदवी, हाँ। वो नहीं दे सकते। सिर्फ किसमें अलाउ किया गया, मिलिट्री और एकेडमिक्स, इन 2 को छोड़ के। तो 2 एक्सेप्शन है। मिलिट्री में तो टाइटल दिए जाते हैं ना अभी भी, कर्नल, हाँ। मेजर, वो भी तो टाइटल है। पुलिस में भी दिया जाता है, हाँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये हवलदार है, वो पोस्ट का नाम है सर, वो कोई टाइटल थोड़ी ना है। वो जिस दिन पोस्ट से हट जाएगा वो नाम थोड़ी ना यूज कर पाएगा। एकेडमिक टाइटल मतलब डॉक्टर, डॉक्टरेट का डिग्री मिला इसको, तो डॉक्टरेट का डिग्री मिला तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएगा ना भाई। हमको सीएम, हम अपने नाम के आगे चार्टेड नीरज लगाएगा ना, चार्टेड अकाउंटेंट नीरज जैन, हम तो लिखेगा ऐसा। देवराज जिस दिन सीएस हो जाएगा लिखेगा ना, कंपनी सेक्रेटरी देवराज जैन सीएस। तो ये अलाउड किया गया है सर, ये बैन नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। एक बात ना। जैसे अंग्रेज ये थे राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय,
राजा उनका नाम थोड़ी ना था, तो राम मोहन राय नाम था, लेकिन उनको हाँ टाइटल सर। मिला। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। तो हाँ ब्रिटिशर्स सर। देते थे ऐसा ऐसा पदवी, अब इंडिया में अलाउड नहीं है। सिर्फ दो चीज में दे सकते हैं, वो है मिलिट्री और एकेडमिक्स। कोई सिटीजन फॉरेन से भी ये टाइटल नहीं ले सकता। मतलब इंडिया में तो इंडिया को कोई टाइटल दे भी नहीं सकता इंडिया में किसी इंडियन को। हम्म तुम फॉरेन गवर्नमेंट भी अगर तुमको कोई टाइटल दे रहे, मानो तुमको ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई सम्मान दे रहे, हम्म तुम टाइटल नहीं दे सकते, ठीक है ना। ओके। नो, अच्छा ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार पॉइंट है। नो पर्सन इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया विल होल्ड एनी ऑफिस of profit or trust under the state without consent of the president of any title from the foreign state। कोई भी नॉन सिटीजन इंडिया में कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड भी नहीं कर सकता। ये देखो, अगर तुम हाँ। सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, सिटीजन टैक्स वाला रेसिडेंट नहीं, सिटीजन, हम्म तो तुमको ऑफिस होल्ड करने भी नहीं मिलेगा। करने का एक ही तरीका है, प्रेसिडेंट का परमिशन मिले, ओके। ठीक है। हाँ अच्छा सर, हमको फॉरेन से एक टाइटल मिल रहा है, हम ले ही नहीं सकते। ऊपर तो बोला इंडियन सिटीजन तो ले ही नहीं सकता। हम्म सर एक फॉरेन सिटीजन है, वो तो ले सकता है फॉरेन से टाइटल। हाँ हाँ, लेकिन अगर वो इंडिया में कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है और अब उसको फॉरेन से, एक नॉन सिटीजन इंडिया में कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, उसको अगर फॉरेन से कोई टाइटल मिल रहा है तो वो उसको प्रेसिडेंट से लेना पड़ेगा परमिशन पहले, ठीक है। हाँ सर। देखो ये सब टाइटल बना किया गया, सर, राज बहादुर, राय साहब, नाइट, इस टाइप के टाइटल का बात हो रहा है। ये इंडिया में प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ब्रिटिश राज में देते थे, इंडिया को लगा ये भेदभाव करने का तरीका हुआ। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19। राइट टू फंडामेंटल फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट। इलाबोरेट, मतलब बोलना क्या चाहता है, ये जो हमको फंडामेंटल फ्रीडम है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, मतलब हर चीज का फ्रीडम। सर हर चीज का फ्रीडम अलाउड नहीं है। एक मिनट होल्ड करो। ओके। हाँ तो सर। राइट टू फ्रीडम क्या फंडामेंटल फ्रीडम है? बिल्कुल है, लेकिन क्या एब्सोल्यूट है? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब तुम तो कहीं भी तोड़ फोड़ करो, कहीं चिल्ला मिली करो, कहीं मारपीट करो, सब चीज का फ्रीडम होना चाहिए। खड़ा होके गाली हाँ देने का फ्रीडम, सर हाँ वो सब नहीं है। तो फ्रीडम है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। तो क्या क्या राइट है वो बताया, और फिर पढ़ाएंगे क्या क्या नहीं कर सकते। ओके। तुमको बोलने का हक है, हाँ है। पीसफुली कहीं पर असेंबलिंग होने का हक है, मतलब गैदरिंग करना, रैली निकालना, लेकिन विदाउट आर्म्स। तुम हथियार लेकर रैली नहीं निकाल सकते। तुम यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन यानी क्लब व्लब बना सकते हो, बिल्कुल बनाओ। इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली आओ जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया में कहीं पे भी रहने लग जाओ, उसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ लेकिन देखो ये नंबर, पहले फ्रीडम था, अब नहीं है। एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल फ्रीडम राइट था कि तुम कहीं पे भी कुछ भी खरीदो, प्रॉपर्टी। लेकिन अब हाँ गवर्नमेंट बोलता है कुछ कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। जैसे बीच में था ना कि इंडियंस को जम्मू कश्मीर में लेने का हक नहीं है, हाँ उस टाइप से। मतलब गवर्नमेंट अभी कहीं लगा नहीं रखा है रेस्ट्रिक्शन, तुम लो ना इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी। अब तो जम्मू कश्मीर वाला भी रेस्ट्रिक्शन हट गया है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है ये राइट, फंडामेंटल राइट में नहीं लिखने देंगे हम, ताकि ओके। जब चाहे उसको रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो लगा पाए। ठीक समझ बात है। गया। तो गवर्नमेंट हाँ जम्मू कश्मीर से हटा लिया, बट तुम्हारा ये नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट में, कुछ स्टेट में है, वहां से नहीं हटाया। सिक्किम, हाँ समझ गया सर। वहां से नहीं हटाया।
अच्छा, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तुम इंडिया में कहीं पे भी जाके कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जॉब, कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन करो, कोई मना नहीं है, कोई भी बिजनेस। हाँ तो ये सब हाँ। तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। 6 राइट है, याद कर लो। हम्म 6 राइट है, याद कर लो। लेकिन अब इसी में क्या बोला सर, तुमको असेंबलिंग और बोलने का हक है, बोलने में गाली देने का हक नहीं है। तुम देश के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, झंडे के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, तिरंगे के अगेंस्ट। तुम लोगों को सड़क पे खड़े होकर गालियां नहीं दे सकते। पीसफुल प्रोटेक्शन, वो रैली का राइट है, पीसफुल असेंबली। हाँ लेकिन वहां पे झगड़ा, चिल्ला मिल्ली, वो सब नहीं कर सकते, है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे वही बात बोला कि ये फ्रीडम तो है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। वो रेस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? लॉ लगा सकता है, मतलब गवर्नमेंट। लेकिन वो रीजनेबल हाँ होना चाहिए हाँ सर। और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब कोई भी हम्म आर्टिकल का रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया नहीं है क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, बट लिखना चाहिए था। वो 4-5 रिस्ट्रिक्शन है कि कहीं पर भी तुम झगड़ा नहीं करो, किसी को गाली मत दो, देश का इज्जत खराब नहीं हो तुम्हारा बात से, हम्म वो सब चीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोला द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। अच्छा, फिर से वही ले आया है ना, फिर से वही हाँ ज्ञान सर। वाला आंसर है, कुछ नहीं है इसमें। नीचे देखते हैं रेस्ट्रिक्शन बताया है क्या क्या क्या। हाँ, ये ना, तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जिससे देश स्टेट का सिक्योरिटी को, यानी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो, किसी देश से फॉरेन फ्रेंडली रिलेशन खराब हो। तुम इंडिया में खड़ा होकर अमेरिका को भर भर के गालियां दे रहे हो, हम्म हर पब्लिक पोर्टल पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे अमेरिका को गालियां दे रहे हो। तो हाँ। उससे इंडिया अमेरिका का रिश्ता खराब होगा ना, वो अलाउड नहीं है। हम्म पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं हो, मतलब पब्लिक का जो लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं हो तुम्हारे कारण, वो फ्रीडम अलाउड नहीं है। डिसेंसी से काम करो, कोर्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो, किसी को खड़े होकर डिफेमेशन मतलब गालियां नहीं दे सकते हो, और देश का इंटीग्रिटी खराब नहीं होना चाहिए। हम्म तो जो भी तुम्हारा ऊपर राइट है ना 6, उन सब में इनमें से कोई बात अगर कुछ हो रहा है तो वो राइट वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हाँ बोला एन सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी सेट ऑन अ धरना नियर जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली। कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं जो एक जगह धरना हम्म पे बैठे, जंतर मंतर है दिल्ली में, वहां पे पार्लियामेंट के पास है, और फिर हाँ धीरे धीरे पार्लियामेंट की तरफ मूव करने लगे, रेजिंग स्लोगन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारा देते हुए। स्लोगन बोला, हाँ। गालियां नहीं बोला अभी तक, ठीक है। जिससे हम्म कारण ट्रैफिक जैम हो गया। हाँ गवर्नमेंट had imposed a ban on demonstration near the parliament house, और गवर्नमेंट बैन लगा दिया कि पार्लियामेंट के पास तुम धरना नहीं दे सकते। हम्म तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक पिटीशन फाइल किया कि ये उसका फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम को हैम्पर कर है। तो बताओ, उसका पिटीशन राइट है, उसका पिटीशन एडमिट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल किया जाएगा बेटा। धरना देने जा रहा है? हाँ, तो क्या दिक्कत है? धरना गलत है? नहीं। धरना में क्या नहीं होना चाहिए था? पब्लिक लाइफ खराब नहीं है। हाँ, गाली गलौज जाम लगना, मारपीट। तुम बोलोगे जाम लगा सर, बेटा जाम लगना पब्लिक लाइफ खराब होना नहीं है। पब्लिक लाइफ खराब होना मतलब तुम तोड़ फोड़ मचाओ, ओके। तुम वहां झमेला, चिल्ला मिली, मारपीट कर दो, हम्म वो बस जला दे रहे हो, जो ओके करता सर, भी है समझ लोग गया। धरना के नाम पे। हम्म देखो आज तक नहीं समझ में आया बस क्या बिगाड़ा था जो बस को जला दो, बस जला के क्या किया तुमको? मजा है उसको। बेवकूफों वाला बात। तुम मजा करने गए थे कि अपना डिमांड रखने गए थे? वही तो सोचे। मतलब इडियट पंथी का हाइट और कुछ नहीं। हम्म तुमको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम था, हमको ममता बनर्जी से प्रॉब्लम। ममता को मारेंगे ना पकड़ के, या ममता के नेता को पकड़ के मारे, समझ में आता है। वो पुलिस हमको रोका, हम पुलिस को मारे, समझ में आता है।
वहां पर बस खड़ा था, टैक्सी खड़ा था, गाड़ी खड़ा था, वो क्या कर रहा था? वो क्या मुमता का था क्या, या मुमता का सपोर्टर था क्या वो, जो उसको मार रहे हो पकड़ के? मतलब लिमिट है बेवकूफों का, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला सर, पहले देखो कैसे लिखा, बोला कि एक पहले यहां पे तुमको अगर ये बड़ा आंसर में आता नहीं, 4 नंबर में आया है, हम पहले कैसे लिखते हैं, पहले वो 5-6 पॉइंट लिखते, फिर बोलते उसमें से एक पॉइंट है कि हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। तो यहाँ पे कहीं भी बोला है कि वो लोग आर्म्स लेके घूम रहा था, नहीं। कहीं भी बोला है कि गालियां दे रहा था, डिफेमेशन कर रहा था। स्लोगन देना गवर्नमेंट को डिफेम करना नहीं है। अगर हम बोले गवर्नमेंट गलत कर रहा है, गवर्नमेंट चोर है, ये गाली देना नहीं है। ठीक है, हम किसी हाँ सर। हम बोले प्राइम मिनिस्टर चोर है, ये गाली देने। हम्म। ठीक है, तो ये लोग गवर्नमेंट को स्लोगन दे रहा था, गालियां नहीं। तो अभी हाँ। तक कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा जिससे देश का इंटीग्रिटी खराब हो या पब्लिक ऑर्डर खराब हो। हम्म। ठीक है ना, और इंडिया में तुमको पीसफुली धरना देना विदाउट आर्म्स अलाउड है, अपना डिमांड रखने के लिए। ओके। लेकिन अब बोला यहाँ पे जैम भी लगा उसके कारण, तो स्टेट बोल सकता है ये धरना को हटाओ यहां से या कहीं और लगाओ, आपको धरना देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, हम्म। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ मूव करना, इसमें कोई गलत बात। कहाँ जाएंगे, नेता जहां बैठे हैं वहीं तो अपना जाके बात रखेंगे ना। हम नवान्नों हाँ, नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बोलने के लिए? नवान्न पर। हाँ, तो बैन ऑन डेमोन्स्ट्रेशन इज वैलिड। ओ नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाँ ये बैन वैलिड है। हाँ, वो जैम वाला बात हो गया ना, पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है। हाँ, तो पिटिशन विल गेट रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम राइट थे। ठीक है, हम्म। एक्सप्लेन द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम एसोसिएशन बना सकते हैं ना, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। हाँ बिल्कुल है, उससे देश का एकता खराब नहीं हो, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं हो, मॉरलिटी के अगेंस्ट नहीं हो। हम ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं बनाए जो इमोरल हो। हम्म। एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जहां पे आगे लोग ड्रग्स ले सकते, एक ऐसा क्लब नहीं। बनाया। पता है हमको, इसीलिए एक क्लब पे बहुत, ये इंडिया में कुछ कल्चर ना बहुत बेवकूफों वाला बात होता है, गवर्नमेंट भी चुप रहता है क्योंकि पैसा मिलता है। ये जो हुक्का बार वाला कंसेप्ट है, हम्म। इसको बढ़ने दिया गया और अब अचानक बोलता है ये तो गलत है। तो आप बढ़ने क्यों दिए? जब बंद रहे थे तब आप कहाँ कहाँ था? जब बढ़ रहा था दबा के पैसे मिल रहा था, इसलिए एकदम चुप था। चुप था। अब अचानक बोलेगा बैन करो। अब क्या किया पता है, उन लोगों को बोला कि हुक्का बार नहीं चला सकते। अब वो लोग क्या कर दिया पता है, उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया, अंदर ही अंदर हुक्का बार चलाते हैं। हाँ। अब डे वन को इसमें ताला लगवा देते हैं, ये बढ़ता ही नहीं आगे, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल सिटीजन शैल हैव अ राइट टू प्रैक्टिस एन प्रोफेशन और टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हाँ बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, हाँ। लेकिन दो बात बोला, तुम्हारे पास उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी अलाउड होगा। ऑब्वियस बात है, हम डॉक्टर चैम्बर खोलना चाहते हैं देवराज, हाँ। हम खोल सकते हैं। डॉक्टर सिंबल, हाँ खोल सकते हम नीरज डॉक्टर का अभी, डिग्री होना चाहिए डॉक्टर का। अरे हम बोल रहे हैं, हम नीरज। नहीं। सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हाँ। चैम्बर कैसे खोल सकते? हाँ, पर हॉस्पिटल खोल लीजिए जिसमें बाकी लोग डॉक्टर का काम करेगा। आप हॉस्पिटल के ओनर हो वो ठीक है। अब हर हॉस्पिटल का ओनर डॉक्टर थोड़ी ना होता है, नहीं नहीं, वो वो ठीक तो है, वो अलाउड होगा। गवर्नमेंट। लेकिन सर आप खुद का चैम्बर खोल रहे हैं, खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज अ डॉक्टर। मेरे को मेडिकल का नॉलेज है देवराज। हम्म। सर नॉलेज होने से नहीं होता, आप टेक्निकली क्वालिफाइड है क्या उसके लिए, तभी खोल सकते हैं, है ना। हाँ। तो वो चीजें ध्यान रखो, बाकी अलाउड। ठीक है, हाँ, कब बंद करवा सकते हैं? सर आपके पास डिग्री भी है, आप खोल सकते हैं। हाँ। क्या गवर्नमेंट हमको बोल सकता है बंद करो? नहीं। बोल सकता है, अगर वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट काम हाँ। कर रहा है।
हाँ गलत काम कर रहे तो। ऑब्वियस बात है, हम खोला डॉक्टर चेम्बर, क्योंकि हम है डॉक्टर, मान लो मैं डॉक्टर का डिग्री, हम डॉक्टर चेम्बर्स खोल लिया। हाँ अब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे वो होता है ना कि पैदा होने के पहले पेट में लड़का है कि लड़की है, वो सब चेक करके बता रहे हैं। और टेस्ट कर रहे हो। हाँ, इंडिया में इसे बैन है सर। हाँ आपको तुरंत आपका चेम्बर को ताला लगाया जा सकता है गवर्नमेंट से, क्योंकि आप अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट काम कर रहे हो। ठीक है ना? नेक्स्ट बोला, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश a law prohibiting passed a law prohibiting the manufacturing of BDs in the villages during the agriculture season. No person residing in the village could employ any other person nor engage himself in the manufacturing of BDs during the agriculture season. पूरा टाइम बैन नहीं लगा रहा है, जब एग्रीकल्चर का सीजन है तब बीड़ी बनाने पे बैन लगा रहा है, ताकि किसान लोग एग्रीकल्चर का काम करें। The objective of the prohibition was to ensure adequate supply of labor for agriculture purpose, ताकि एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर लेबर प्रोवाइडेड रह सके। अब बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग कुड नॉट इवन एंगेज इन लेबर फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट एंड सो हैड टू सस्पेंड द मैन्युफैक्चर ऑफ बीड़ी ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर सीजन। अच्छा, दूसरे स्टेट से भी एम्प्लॉयज नहीं बुला सकते बीड़ी बनाने के लिए, यानी उस टाइम के लिए आपको बीड़ी बनाना बंद करना पड़ेगा। Even villagers incapable of engaging in agriculture, like old person, women and children, etc., who supplement their income by engaging themselves in manufacturing of bidis, were prohibited without any reason. अच्छा, बूढ़े, लेडीज, जो लोग जाके एग्रीकल्चर का काम कर ही नहीं सकती, हाँ वो लोगों को भी बोल दिया कि नहीं, इस पीरियड में तुम भी बीड़ी बनाने नहीं बैठो, इन पे भी बैन लगा दिया। तो बताओ, ये जो पास किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो लॉ पास किया, क्या ये वैलिड है? हाँ वैलिड है। तो पहले तुमको ये बताया कि कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन हाँ। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सब जगह है। अब यहाँ पे वो केस पढ़ा, हाँ अब उसका सोल्यूशन में क्या बोला, द लॉ पास बाय गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। इनवैलिड है। आप किसी को ये कैसे मजबूर कर सकते हो कि तुम अभी बीड़ी मत बनाओ, एग्रीकल्चर का काम करो? ठीक है, उनका इंटेंशन गलत नहीं है, हाँ बट इससे कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है? ऐसा कोई लॉ है क्या? मेरे को सीए का काम आता है, हाँ बट हम पढ़ा रहे हैं, कल को गवर्नमेंट उठ के ये बोल सकता है कि तुम पढ़ाने का काम बंद करो, तुमको सीए का काम करना पड़ेगा? गवर्नमेंट किसी को कोई काम करने से रोक नहीं सकता, और कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बोल भी नहीं सकता। हाँ तो यहाँ तो गवर्नमेंट वही कर रहा था। समझ गया सर। तो ये वाला लॉ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। हाँ ये अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम बोलोगे अगर सर बीड़ी बनाना तो गलत बात है, पब्लिक हेल्थ खराब करता है, बेटा फिर तो पूरा टाइम बैन लगाओ ना। ये पर्टिकुलर सीजन में बैन क्या होता है? सीजन में भी चाहे तो सुबह तक किसान का काम करे, रात में बीड़ी बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मेरा एक ही पॉइंट है, अगर बीड़ी बनाना गलत है तो फिर पूरा साल गलत है। हाँ ऐसे कैसे कि 4 महीना गलत है, बाकी 8 महीने ठीक है? तो ये तो मतलब अजीबोगरीब लॉ हो गया ना। तो यस, ये फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो फिर अगर कोई भी ऐसा लॉ जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुम्हारा फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा हो, फिर तो वो लॉ इनवैलिड होना ही है ना। इक्लिप्स वाला चीज वो जो पढ़े थे ऊपर, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20 केस पढ़ते हैं। विजय एन एक्यूज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ डकैती in 2015. At that time, डकैती was punishable with imprisonment of 10 years. उस टाइम डकैती में 10 साल का जेल होता था. In 2016, during this trial, a law was passed in which made डकैती punishable with a life imprisonment. अच्छा, तो हो क्या रहा है, तुम एक लॉ तोड़ा, तुम डकैती का काम करता था, हाँ तुम्हारा प्रोफेशन था। तो ये भी एक प्रोफेशन है सर, ठीक है। डकैती प्रोफेशन है, प्रॉपरली काम करता है सुबह से रात तक, लोग उसमें प्लानिंग करता है, सब करता है, टीम बनाता है। तो वो कर रहा था, तब तुम्हें 10 साल का जेल था जब पकड़ा गया। हाँ, लेकिन जब उसको केस चल रहा था और जब उसके केस का डिसीजन आने का टाइम हुआ, हाँ तब उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा हुआ।
तो बताओ यहाँ पे विजय को कौन सा सजा मिलेगा? 10 साल का सजा मिलेगा। यहाँ पे उसको 10 साल का सजा 10 मिलेगा। साल का जेल मिलेगा। लॉ आने के बाद क्राइम हुआ हो तो नया लॉ एप्लीकेबल होगा बेटा, यही बोलना चाहता है। लॉ आने के पहले क्राइम हुआ है तो पुराना लॉ ही एप्लीकेबल होगा। हाँ तो ये था केस, ठीक है, अच्छा केस था। व्हाट डू मीन बाय डबल जियोपार्डी? डबल जियोपार्डी माने नो वन शुड बी इम्प्रिजन्ड और पेनलाइज्ड 2 times फॉर द सेम ऑफेंस। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है डबल सजा। ओके। एक ही क्राइम का एक से ज्यादा बार सजा नहीं हो सकता, न जेल न पेनल्टी। तुम्हारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, आर्टिकल 20 बोलता है किसी भी इंसान को एक ही जुर्म के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकती। ठीक है? हाँ सर। न तो प्रोसिक्यूट न पनिश्ड। अब हमको एक बात बोलो, एक केस हम देता है तुरंत। हाँ सर दीजिए। एक आदमी है, हाँ उसको एक क्राइम का जेल हो गया था, हाँ और बाद में उसी क्राइम के लिए पेनल्टी भी लगाया। क्या ये ठीक हुआ? ये क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड है। तुम एक चीज गौर नहीं किया, क्या? इम्प्रिजनमेंट हाँ और पेनलाइज्ड है। एक ही बात के लिए 2 बार जेल नहीं हो सकता, एक ही बात का 2 बार पेनल्टी नहीं हो सकता, लेकिन एक बार जेल एक बार पेनल्टी हो सकता है। ओके। ठीक है, समझ गया सर। देखो यहां पे लिखा है, इट इज अवेयर टू बी नोटेड दैट कंजंक्शन एंड इज यूज बिटवीन द वर्ड प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। Therefore, if a person has been let off after prosecution without being punished, he can be prosecuted again. Article 20 of the Constitution of India guarantees protection against self-incrimination. A person accused of any offence cannot be compelled to be witness against himself. कोर्ट में ना देवराज का खुद के अगेंस्ट गवाही काम नहीं करेगा। हाँ। मतलब देवराज खुद के अगेंस्ट गवाही दे रहा, हम क्राइम किए है, कोर्ट में बोलेगा माना जाएगा। लेकिन पुलिस अगर बोलता है ना कि हमारे सामने क्राइम कबूल किया था, उसको हाँ, माना नहीं जाएगा। माना नहीं जाएगा। ठीक है? तो यहां पे ये बोला, पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड। अच्छा मेरे ऊपर एक गलती हुआ, ऊपर एक गलती हुआ, नहीं फाइन और पेनल्टी दोनों नहीं लग सकता। यहाँ पे वर्ड हम गलत पड़ गया, यहाँ पे बोले प्रोसिक्यूशन एंड पनिश्ड, फाइन एंड पेनल्टी नहीं बोला, वहां तो और है इम्प्रिजन और पेनलाइज्ड है। तो जेल हो गया तो पेनल्टी नहीं, पेनल्टी हो गया तो जेल नहीं। हम वही सोच रहे थे, क्योंकि आप जब बुक में पढ़ाए थे ना, हमको याद था, आपने यही सेम वाला टॉपिक दिया था मेरे को। पर यहाँ पे पता है, यहाँ बोलना क्या चाह रहा है, प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट। प्रोसिक्यूट होने का मतलब होता है कि तुम्हारे आगे जुर्म डिक्लेयर हो गया कि हाँ देवराज कमिट किया है, बट उस समय जेल नहीं हुआ या पनिशमेंट नहीं ले रहा, फाइन या जेल नहीं हुआ, तो वो हो सकता है बात। 2 ऑप्शन दे सकते, या फिर जेल लो या फिर पनिशमेंट, पेनल्टी दो के छूट जाओ। और अगर वो होता है तब दोनों लग सकते हैं। हाँ, 2 ऑप्शन दे सकता है, उसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। कई बार तुम्हारा लॉ पनिशमेंट में ऐसे लिखा रहता है फाइन और पेनल्टी, और कई बार ऐसा लिखा था, सॉरी जेल और पेनल्टी, और कई बार ऐसा लिखा था जेल और पेनल्टी और बोथ। हाँ, तो फिर कोर्ट ये बोल सकता है 5,000 का फाइन भी लगेगा और 1 साल का जेल भी हो। हाँ ये हो सकता है, जहां बोथ है वहां दोनों हो सकता है। बट यहां बोलना चाहते हैं एक बार उसी क्राइम में पकड़ा गया, हमें तो जेल हो गया, हाँ, दोबारा मेरे में केस चला एक और कोर्ट में सेम क्राइम का, जो हम पहली बार जेल जा चुके हैं जिसके लिए, और वो कोर्ट भी हमको दोषी पाया,
तो फिर उसके लिए हाँ। मेरे को पेनल्टी लगा दिया, वो नहीं हो सकता। नहीं, वो नहीं हो सकता। कहीं कहीं भी होता है ना, एक ही आदमी पे 2-3 जगह केस हो जाता है, हाँ, तो उसका बात कर। तब ठीक नहीं हो है। सकता। अच्छा, ये खुद के अगेंस्ट गवाही वाला बात, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बोला, 3 कंडीशंस होगा तभी ये बात एप्लीकेबल होगा। ही मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, हाँ। देयर मस्ट बी अ कंपल्सन टू बी अ विटनेस, एक गवाह का जरूरत है उस केस में, एंड सच कंपल्सन शुड रिजल्ट इन गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब सीधा बात है, तुम्हें क्राइम किया है, हम्म। उस क्राइम में एक विटनेस का जरूरत है, हाँ। तो फिर तुम अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते। मतलब एक थर्ड पार्टी विटनेस कंपल्सन है। लॉ बोल रहा है या कोर्ट बोल रहा है कि एक थर्ड पार्टी जब तक गवाही नहीं देगा हम नहीं मानेंगे, तब फिर हाँ। तुम्हारे अगेंस्ट तुम्ही को विटनेस नहीं बनाया जा सकता। सो इफ द पर्सन इज नॉट इन एक्यूज व्हेन इज मेड अ स्टेटमेंट, ऑफ द स्टेटमेंट वाज नॉट मेड एज अ विटनेस। अब यहाँ बहुत मजेदार केस है, नीरज के अगेंस्ट केस चल रहा था, हम्म। देवराज को गवाही के लिए बुलाया गया, हाँ। देवराज गवाही दिया, हम्म। गवाही देते वक्त ऐसा कुछ बोल गया जिसमें मेरा लॉयर ये साबित कर दिया कि रुको रुको रुको, ये तो नीरज क्राइम किया ही नहीं है, क्राइम तो खुद देवराज ही की है। यहां देवराज का गवाही अपने अगेंस्ट मान लिया जाएगा। देवराज ही एक्यूज था और देवराज ही गवाही दे रहे हैं, वहां देवराज का गवाही वैलिड नहीं होगा। लेकिन कोई और एक्यूज था और देवराज गवाही दे रहा था, और उसमें हाँ। ये पॉइंट निकल के आ गया कि तेरे बातचीत से पकड़ में आ गया ये क्राइम तो तुम खुद ही किया था। समझा? हाँ सर, समझ गए। एक मूवी देखा था अपने बचपन में, वक्त बोल के मूवी था, वक्त। वक्त, हाँ। बहुत शानदार पिक्चर है। उसमें देखा था। हाँ, वो ये राजकुमार है, राजकुमार रहता है, सुनील दत्त रहता है, वो लोग रहता है। बहुत पुराना पिक्चर है, लेकिन बहुत शानदार मूवी है। उस मूवी में ना ये केस चल रहा है, राजकुमार पे केस चल रहा होता है, और एक चिन्हार बोल के आदमी होता है जो बोलता है कि हम मर्डर होते देखा था, वो आगे गवाही दे रहा होता है राजकुमार के अगेंस्ट में कि ये ऐसे देख रहा था, यहां जाके छुप गया था, ऐसे चाकू मारा। बोलते बोलते पता है वो ऐसा कुछ बता गया जो कि ये प्रूफ कर गया कि वो चुनाव खुद मर्डर की है। मतलब राजकुमार का लॉयर था, वो ये साबित कर दिया, तो चुनाव को सजा हो गया फिर। ठीक है, तो ये हुआ, तो ठीक है, ये अलाउड है। नेक्स्ट बोला, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कंपल्सन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन एम्बॉडीज। सेम रिपीट टॉपिक है, ठीक, कुछ बात नहीं है, एक ही पॉइंट बोला दोनों आंसर में। नेक्स्ट बोला, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन सो ट्रांसफॉर्म बाय द जुडिशरी दैट इफ नाउ कंपल्सस ऑल कन्विंसिबल राइट विद इन इट्स एम्बिट। बोलना ये चाहता है तुमको अपने लाइफ के प्रोटेक्शन का पूरा हक है। जब तुम्हारा कोई एसेट वगैरह उसका प्रोटेक्शन मांगने का भी तुम्हारा पूरा राइट है। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानून तुमको सजा दे रहे हैं वो अलग बात है, अदरवाइज तुम्हारे लाइफ का तुमको पूरा हक है कि तुम्हारा लाइफ का प्रोटेक्शन है। अब ये तो फिर अगर खाली ये बोल के रुक जाता ना बेटा कि हर आदमी को अपने लाइफ प्रोटेक्शन का राइट है, तो फिर तो जिसको फांसी होता है वो बोलता है हमको तो फांसी दे ही नहीं सकते। बोलते मेरा तो लाइफ प्रोटेक्शन का राइट है, फंडामेंटल राइट है, हम तो फांसी नहीं देने देंगे। तो बोला नहीं नहीं, वहां नहीं, तो मिलिट्री गोली मारे, पुलिस गोली मारे, या कोर्ट जेल, कोर्ट फांसी दे, उस केस को छोड़ के। अच्छा, उसमें भी पॉइंट है कि अगर मिलिट्री और पुलिस जानबूझ के मारा कि पाँव में मार सकता था, सर में क्यों मारा, वो केस अलग हो गया, जॉली LLB 2 वाला, वो केस अलग हो गया। बट नॉर्मली क्या बोला, हर आदमी को अपना जिंदगी बचाने का राइट है। मतलब अगर देवराज मेरे पे अटैक करे और हम सेल्फ डिफेंस में देवराज को मार दें, क्या हम अपना फंडामेंटल राइट यूज किया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ? हाँ, लेकिन यही हमको कोर्ट फांसी दे और जब हमको जल्लाद फांसी पे लटका रहा हो
हम पकड़ के जल्लाद को चाकू मार दे कि ये तो मेरे को मारने जा रहा था इसलिए इसको मार दूंगा। हाँ सर यहाँ फंडामेंटल राइट नहीं था आपका, ठीक है ना। हाँ हाँ तो यही बात यहाँ बोलना चाहिए कि लॉ तुमको कोई सजा दे रहा है वो अलग बात हो गया, अदरवाइज आजाद रहना यानी लिबर्टी और अपना जिंदगी बचाना यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ दोनों तुमको अलाउड, ठीक है। सर यहाँ पे यही ज्ञान दिया और कुछ नहीं, अलग अलग केस लॉ में यही बात बताया, इसमें और कुछ पढ़ने लायक नहीं है। देखो यहाँ बोला है सिर्फ अपना जिंदगी बचाने का नहीं, अपना डिग्निटी बचाने की भी कर सकते हैं मैडम। वो जो मतलब किसी पे रेप अटेम्प्ट हो रहा है हाँ तो वो उसी समय उस सामने वाले को मर्डर कर दी तो वो उसको अलाउड है, वो अपना इज्जत बचाने के लिए कर रही है, उसको राइट है। इसी राइट्स के अंदर आता है राइट टू बेल, पुलिस थर्ड डिग्री नहीं दे सकता, राइट टू डिटेन द पर्सन हु इंटरव्यू विद हिज लॉयर एंड फैमिली मेंबर, तुमको अपने लॉयर हाँ। से मिलने का हक है, फैमिली मेंबर से मिलने का हक है जेल में, तुम फॉरेन जा सकते हो, ये सब राइट्स है तुमको, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट था। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने लिखने का हक है। द स्टेट हैज प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। हमारे देश का कानून बोलता है, राइट टू एजुकेशन बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री पढ़ाई मिले, ठीक है ना। फ्री एजुकेशन का भी बात करता है हमारे यहाँ, सिर्फ एजुकेशन मिलना नहीं, फ्री एजुकेशन मिलना, यह हक है तुम्हारा, सरकार देगा, तुम प्राइवेट स्कूल में जाके नहीं बोल सकते कि हमको फ्री में पढ़ाओ, मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में बोले ये बात, ठीक है, यह हक है। अच्छा यहाँ पे राइट टू एजुकेशन में एक पॉइंट है, ये इस आंसर में नहीं लिखा, माइट भी आगे आ जाए बट तुम्हारे बुक में है। मुस्लिम लोग कुरान पढ़ाई करना चाहते हैं, हाँ वो अलाउड है। हाँ हाँ तो तुमको अपना रिलीजन का पढ़ाई भी अलाउड है। हाँ मुस्लिम मदरसा खोलना चाहता है वो भी उसको हाँ। अलाउड है। हिंदू मंदिर वाला पढ़ाई करवाना चाहता है वो भी अलाउड है। हाँ तो वो सब भी अलाउड है यहाँ पे, ये बोलो। बट तुम किसी और पे थोप रहे हो जबरदस्ती, वो अलाउड नहीं, वो समझना, वो अलाउड नहीं। क्या बोल रहे हो? समझ गया सर, मतलब आप जोर जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोला प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कुछ चीजों में पुलिस मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकता, कुछ चीजों का प्रोटेक्शन है। सर उल्टा पढ़िए इसको, आप बोलिए नॉर्मली आपको पुलिस अरेस्ट कर सकता है, हाँ बट देयर आर सर्टेन प्रोटेक्शन रेट। उल्टा हम पहले क्या बोलते, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि कोई तुमको अरेस्ट नहीं कर सकता, बट कुछ एक्सेप्शन है। बड़ा उल्टा पड़ता है, ठीक, तो पुलिस तुमको अरेस्ट कर सकता है बट उसमें कुछ एक्सेप्शन। क्या सर, अगर हम ऐसा कोई गुनाह किए हैं जो कि विदाउट अरेस्ट वारंट हमको अरेस्ट नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल हम पुलिस को बोलने का हक रखते हैं अरेस्ट वारंट का है आपके पास, लेकिन कुछ क्राइम में ये नहीं है। कुछ क्राइम फिर ऐसा भी है जहां पे विदाउट क्या बोलते हैं अरेस्ट वारंट में पुलिस हमको अरेस्ट कर सकते है। जैसे टेररिज्म का केस, हाँ गन रखने का केस घर में, वो टेररिज्म में आ गया, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा तो के टाडा टाडा टाड़ा टाड़ा, हाँ टाडा के अंदर में उस केस में तुम पुलिस को बोलेगा ना आपके पास क्या प्रूफ है, क्या अरेस्ट वारंट है, पुलिस का पट्टा के नीचे तो थप्पड़ मार के बोलेगा चलो जेल में, तुमको बताते हैं अरेस्ट वारंट। वहां में पूछने का जगह नहीं। तुम अगर कोई है ना क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो टाड़ा के अंदर ही आ गए वैसे तो, बट वही पॉइंट है। अदरवाइज तुमको हक है कि तुम पूछो अरेस्ट वारंट का है। सेकंड पॉइंट आता है कि वुमेन को वुमेन ही अरेस्ट कर पाएगी। हाँ 24 घंटा से ज्यादा तुमको जेल में नहीं रख पाएगा। हाँ तुमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा।
वरना छोड़ना पड़ेगा। हम्म तुमको अरेस्ट में भी यह हक है कि तुम अपने लॉयर से मिलो, तुमको लॉयर मिलने का हक है। तो ये सब का हक का बात हुआ है। हमें अरेस्ट का हक का मतलब ये नहीं बोल दिया कि पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं सकती। तो ये थोड़ा सा और हो जाएगा, वरना तो फिलहाल क्रिमिनल बोलेगा, अब फिर भाग जाएगा, तो वो ठीक है। हाँ, ये वो अरेस्ट का बात, डिटेंशन मतलब रख के रखना जेल में। कोई को भी 3 महीने से ऊपर जेल में नहीं रख पाओगे अगर मैटर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। कोई एक चीज और कुछ खास नहीं था ये हुआ। नेक्स्ट आया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई मेरे को एक्सप्लॉयट कर रहा है। एक्सप्लॉयट करना मतलब मेरी मजबूरी का फायदा उठाना। हाँ जैसे मेरे को बैगिंग करवाना, मतलब भिखारी भीख मंगवाना जबरदस्ती, या मेरे से वो बंधुआ मजदूरी होता है ना, फोर्स लेबर, हाँ वो सब करवाना, वो एकदम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब आदमी को बेच देना, वो सब पूरा ही इसी को एक्सप्लॉयटेशन बोला है। जबरदस्ती बांध के रखना, हाँ जाने नहीं देंगे तुमको आज, तुम ट्यूशन पढ़ने आया, तुम होमवर्क नहीं किया, हम तुमको बांध के रख दिया, जब तक होमवर्क नहीं